Goal, nation's leading institute. Hello dear students, myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss organic chemistry part of AITS Mean Test 7. इस टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसमें एल्कोहल, फिनॉल, ईथर को रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप फ्रेशर बैच के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाले गए हैं, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड भी हैं और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल आपको सिखाने के लिए एनसीईआरटी से बाहर का भी रखा गया है, जो कि नीट के सिलेबस से है, नीट के पैटर्न पे है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 54। एसर्शन है सबसे पहले कि फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग। अगर आप रिमर-टाइमन रिएक्शन पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि रिमर-टाइमन रिएक्शन में हम लोग करते क्या है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फिनॉल, और फिनॉल का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, रिमर-टाइमन रिएक्शन को याद करो, तो इसमें हम लोग लेते हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कलाइन मीडियम तो होता ही है। तो एक सबसे पहले आपको बनता होगा इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट इस तरीके से होता है, चूंकि अल्कलाइन मीडियम है तो फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड में, और यहां पे आता है CHCl2। ये आप रीजन को पढ़ के देखो तो रीजन में क्या लिखता है, द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, यही है इंटरमीडिएट, इसका यही हो गया इसके केस में इंटरमीडिएट। आप जानते हो कि रिमर-टाइमन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म होता है इसका ESR, इलेक्ट्रोफाइल का जो काम करता है इस रिएक्शन में वो CCl2 कार्बिन, यानी कि इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। और यही जो इंटरमीडिएट इसके केस में बना है इसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, ये बनता है। और इसी का हम लोग करते हैं अब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो फर्दर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आप देखोगे CHCl2 के पास 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है तो यहां पे रिएक्शन होगा कितने NaOH के साथ, 2 NaOH के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है। जैसे 2 NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो आप इसके केस में कह सकते हो कि एक ही कार्बन के ऊपर आ जाएगा 2 OH, और जब एक कार्बन पे 2 OH आ जाएगा तो अनस्टेबल होगा, उसमें से वाटर निकलने के बाद इसमें C डबल बॉन्ड OH आ जाता है, और फर्दर इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन कर देते हैं स्टूडेंट, जो यहाँ पर फिनॉक्साइड बना हुआ है O-Na+, और इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है सैलिसाइलल्डिहाइड, रिमर-टाइमन रिएक्शन में फॉर्मेशन करता है सैलिसाइलल्डिहाइड। तो ये बिल्कुल असर्शन करेक्ट कह रहा है कि फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, यही इसके केस में जो बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद आपको रीजन में कह रहा है द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, यही जो हम लोगों को बना है इंटरमीडिएट, इसी को कहा जाता है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ये यहाँ पर NaOH के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फॉर्मेशन करता है सैलिसाइलल्डिहाइड। सैलिसाइलल्डिहाइड का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे कि ये सैलिसाइलल्डिहाइड की बात कह रहा है, ठीक है। इसलिए इसके केस में आपको असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया असर्शन का, क्योंकि इसमें जो कह रहा है कि ऑर्थो पे CHO आता है, तो आखिरकार CHO ऑर्थो पे कैसे आता है, ऑर्थो पे जो CHO आता है वो आता है ड्यू टू अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, ठीक है। तो जो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड बना है उसका जब हम लोग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो यहां पर आपको फॉर्मेशन करता है सैलिसाइलल्डिहाइड, और वही सैलिसाइलल्डिहाइड में ऑर्थो पे C डबल बॉन्ड OH होता है। इसलिए असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होगा, और इसका रीजन जो हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये रिमर-टाइमन रिएक्शन आपको अपने क्लासरूम के कॉपी में मिल जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग रिविजन करोगे, और जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या एपियरिंग कैंडिडेट हो, आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और नीट में बहुत ज्यादा तरह तरह के तरीके से इसको पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 55। इसमें कह रहा है द करेक्ट ऑफ पीके वैल्यू इज, ये पीके का वैल्यू आप जानते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो पीके का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टूडेंट एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब तुम इसमें देखो, एक दिया हुआ है इथेनॉल,
इथेनॉल हो गया इसमें एल्कोहल, इसका तो पीके का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे कम एसिडिक होने वाला है। और ऑर्थोक्रिशॉल का मतलब हो गया इसमें, ये तो हो गया ए, ऑर्थोक्रिशॉल का मतलब हो गया ये OH यानी फिनॉल, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे रहेगा मिथाइल, तो ऑर्थोक्रिशॉल हो गया, एक फिनॉल हो गया। उसके बाद पारानाइट्रोफिनॉल, तो पारानाइट्रोफिनॉल में ये OH के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पर NO2 होते हैं, ये हो गया पारानाइट्रोफिनॉल। और डी में कह रहा है 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल कहने का मतलब हुआ पाराक्रिशॉल, तो ये हो गया OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल, ये हो गया डी। ओके, अब इसमें तुम सोचो कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तुम यहां पे कह सकते हो ये जो मिथाइल है वो मिथाइल ऑर्थोक्रिशॉल में +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन लगाता है। अगर NO2 पारा पे है तो इसका -M और -I लगता है, और अगर इसके पारा पोजीशन पर मिथाइल है तो फिर से एक बार +I और हाइपर कंजुगेशन लगता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। और आप जानते हो कि हाइपर कंजुगेशन एक डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो +I ऑर्थो पे ज्यादा लगता है और +I पारा पे कम लगता है, मतलब ऑर्थो वाला जो क्रिसॉल है वो कम एसिडिक हो जाता है कंपेयर टू पारा। तो अगर थ्योरेटिकल में बातें करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो यहां सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो C होगा, यानी कि पारानाइट्रोफिनॉल होगा, क्योंकि -M जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। तो मोर एसिडिक C हो गया। C के बाद यहां पर जो एसिडिक होगा वो हो जाएगा D, उसके बाद हो जाएगा आपको B, और सबसे कम एसिडिक यहां पर जो होगा वो हो जाएगा A। ये तो क्लियर है कि एल्कोहल है, फिनॉल जो भी होता है वो फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कंपेयर टू एल्कोहल। अब इसके आधार पे तुम पीके का वैल्यू अगर देखो स्टूडेंट, तो पीके का वैल्यू यहां पे सबसे ज्यादा होगा A का, उसके बाद होगा B का, उसके बाद होगा D का, सबसे लोएस्ट हो जाएगा C का। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? सबसे ज्यादा A का, उसके बाद B का, उसके बाद A के बाद B का इक्वल टू C, D कर दिया। अच्छा, ये एनसीईआरटी के डेटा के मुताबिक गया है। आप एनसीईआरटी में जाओ और एनसीईआरटी में जब देखोगे पीके का वैल्यू का डेटा, तो आपको ऑर्थोक्रिशॉल और पाराक्रिशॉल दोनों का पीके का वैल्यू 10.2 दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी के डेटा के मुताबिक गया है। अगर कहीं पे इक्वल टू वाला डेटा अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो देखना जाकर के एनसीईआरटी में, जहां एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर आपको दिया हुआ है, वहीं पे फिनॉल वाले में आपको एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है जहां एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो ऑर्थोक्रिशॉल का जो पीके का वैल्यू होता है स्टूडेंट, ये होता है 10.2, ठीक है। और ये हो गया इसका पीके का वैल्यू 10.2 हो गया, इसका भी हो गया, जो पाराक्रिशॉल होता है उसका भी होता है 10.2। इसलिए यहां पर आपको आंसर जो दे रहा है ये आपको सबसे ज्यादा पीके का वैल्यू A का, उसके बाद आपको B एंड D इक्वल टू हो जाएगा, और सबसे लोएस्ट पीके का वैल्यू होगा C का, क्योंकि C यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक है, और पीके का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीके का वैल्यू कम, इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए स्टूडेंट 55 का आंसर यहां पर फर्स्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा ये यहां पर आपको क्वेश्चन सेट किया गया है, जिसमें कि ऑर्थोक्रिशॉल पाराक्रिशॉल दोनों का पीके का वैल्यू 10.2 दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आप जाकर के चेक कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 55 के बाद हम लोगों को 62 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपको इथाइल अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है। इस प्राइमरी अल्कोहल को H+ का मतलब हो गया जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको कैटलिस्ट दिया हुआ है, उसमें 413 केल्विन लिखा हुआ है। तो 413 केल्विन यानी कि इसके केस में आप कह सकते हो 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया है। तो रिएक्शन का पाथवे कौन सा होता है स्टूडेंट? SN2 होता है। SN2 होगा तो किस प्रकार से होगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड H+ देता है। वही H+ इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले जब यहां पर H+ देगा सल्फ्यूरिक एसिड, उस H+ को पिक करने का काम करता है ये एल्कोहल का लोन पेयर, क्योंकि जानते हो कि OH- स्ट्रॉन्ग बेस और पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो जब OH- एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो क्या यहां पर OH बिना प्रोटोनेशन का निकल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपको यहां पर OH को निकालने के लिए प्रोटोनेशन करना पड़ेगा और इस स्ट्रॉन्ग बेस OH को कन्वर्ट करना पड़ेगा पुअर बेस में, क्योंकि पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो पहले H+ देकर के इसको कन्वर्ट कर दिया H2+ में। फिर क्या होगा, अनदर यहां पे सेकेंड मॉलिक्यूल अब इसके ऊपर अटैक करता है स्टूडेंट। जैसे अटैक करेगा तो यहां होता है इसके केस में SN2 पाथवे। जब तुम प्राइमरी अल्कोहल को 413 केल्विन पे हीट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, SN2 पाथवे, तो अब क्या होगा, एक तरफ से यहां अटैक करेगा, जिस कार्बन से वाटर निकलेगा साइमल्टेनियसली, जिसके कारण इसके केस में जो बीच में बनेगा स्ट्रक्चर वो इस तरीके से बनता है CH3
CH2O के साथ यहाँ पे बन जाएगा CH2 एंड CH3 और यहाँ पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो जाता है स्टूडेंट इसके केस में वाटर। और फर्दर यहाँ पर क्या होता है, जो आपको सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट यहाँ पर H+ दिया था वो H+ फिर से आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो जो O+ है, O से अटैच्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और H+ जनरेट करके बाहर करेगा, तो बचेगा CH3 CH2O के साथ एक और CH2 एंड CH3 और बाहर जो हुआ स्टूडेंट वो बाहर हो गया H+। इस तरीके से होता है यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करता है SN2 पाथवे के द्वारा। इसलिए आप समझ सकते हो जब SN2 पाथवे होता है तो कार्बोकैटायन तो यहाँ बन नहीं सकता है। तो यही तो पूछ रहा है, इज बिलीव टू अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, ये तो बनेगा नहीं, 1 और 2 तो गया काम से, ये वाला बन सकता है, ये थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है ये बन सकता है जो यहाँ पर बीच में हम लोगों को बना है। इसलिए हम लोग इसका आंसर कह सकते हैं वो थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में देखोगे इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से के क्वेश्चन को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 62 के बाद आपको 64 नंबर क्वेश्चन दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एनिलीन है और एनिलीन का सबसे पहले डाइजोटाइजेशन किया गया है स्टूडेंट। थोड़ा सा इसमें क्या किया है, 2 चैप्टर को मिक्स किया है। एक्चुअल में यहाँ पर आप ये वैसे पढ़ते हो आप लोग, फिनॉल के प्रिपरेशन में भी है। ये जो एनिलीन से हम लोग फिनॉल बनाते हैं वो आपको पढ़ना है। फिनॉल के प्रिपरेशन में फिनॉल वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है और एमाइंस वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्या बनेगा, सबसे पहले आप जानते हो कि जब हम लोग कभी भी इस एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि एरोमेटिक एमीन हम लोगों को दिया हुआ है, इसका रिएक्शन आपको कहीं पे लिखा हुआ है NaNO2 + HCl, या फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट इसका नाइट्रस एसिड HNO2 एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसके केस में जो पहले होता है डाइजोटाइजेशन, और डाइजोटाइजेशन होने के बाद फॉर्मेशन करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को शॉर्टकट में हम लोग BDC बोलते हैं। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो हीट करके, तो होगा क्या, आप जानते हो N2+ बहुत ही ज्यादा एक्सलेंट लिविंग ग्रुप होता है। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट तरीका से बनाओ, इसको ब्रेक कर लो H+ OH- में, और ये जो है OH- इसको वहीं पे अटैक करा दो जहां से N2+ बाहर हो रहा है। यानी कि बच्चों आपने पढ़ाई किया होगा कि जब कभी हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसके केस में सबसे पहले जो फॉर्मेशन करते हैं वो करते हैं फिनॉल। ओके, तो फिनॉल का फॉर्मेशन कर दोगे। तो पहले कर दिया डाइजोटाइजेशन, एनिलीन का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 + HCl या नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है स्टूडेंट बनता है फिनॉल। और फर्दर आप जानते हो जिंक मेटल के साथ हीट करते हो, जिंक यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इसका रिडक्शन करता है, और फिनॉल का जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन Zn लेकर के बाहर होगा ZnO बन के, और ये जो एक हाइड्रोजन है जहां से O का लॉस हुआ वहीं पे ऐड कर दो, यानी कि ये ZnO बाहर होने के बाद स्टूडेंट यहां पर जो फॉर्मेशन करते हैं वो करता है बेंजीन। ओके, तो बेंजीन का ऑप्शन है क्या, 64 का आंसर यहां पे आपको थर्ड आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, तो आप अगर टेस्ट दिए हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको बनाने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आसानी से आपने सॉल्व कर दिया होगा। नेक्स्ट देखो 64 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये क्या है, ये ईथर से लिया हुआ क्वेश्चन है। ईथर बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है ये, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। आप जानते हो कि जब भी कभी हम लोग किसी भी सोडियम या पोटासियम एल्कोक्साइड, सोडियम या पोटासियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, उसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे रिएक्शन का जो पाथवे होते हैं SN2, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा X- को इसके केस में बाहर करता है, यही जो फॉर्मेशन करते हैं ईथर, और साथ में यहां पे बाहर होता है NaX। ओके, तो ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन यहां पे सही नहीं है। द रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स सिंथेसिस, बिल्कुल सही है, इसको हम लोग विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कहते हैं, पूरा नाम ये है। उसके बाद कहता है इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है हेलोजन को, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में कौन सा है, SN2 है, तो बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। द रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, गलत, ये गलत है,
क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये ईथर बनाया है। ईथर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो एल्काइल हैलाइड चाहिए, ये एल्काइल हैलाइड आपको प्राइमरी होना चाहिए। अगर इसमें एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी हो गया तो सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ कंपीट कर जाता है E2 पाथवे, और जब E2 कंपीट कर जाएगा तो वहां पे एल्कीन बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, वहां पे कभी भी आपको ईथर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके केस में आपको ये कहना गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि कह रहा है एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। नो, यहां पे लेना है सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्सरी में कंपीट कर जाएगा E2 और मेजर हो जाएगा एल्कीन। ओके, उसके बाद देखो, इफ R डैश इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, बिल्कुल सही है, R डैश अगर यहां पे प्राइमरी है, द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN2 मैकेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर सेकेंडरी और टर्सरी होगा R डैश की जगह पे तो E2 हो जाएगा, इसलिए इनकरेक्ट हो गया थर्ड। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन, आपको अच्छे से क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 68, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है बिल्कुल। ये फिनॉल का सबसे पहले रिएक्शन कराया जा रहा है NaOH के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब तुम रिएक्शन करवाते हो ना स्टूडेंट, इसका ये फॉर्मेशन क्या करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करा दो, OH माइनस H+ को निकालेगा, फॉर्मेशन करेगा सोडियम फिनॉक्साइड। जब तुम सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन करवा देते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ओके, तो नाम सुना होगा आपने कॉल्वेज रिएक्शन, तो ये कॉल्वेज रिएक्शन होता है और मेजर प्रोडक्ट यहां पर जो बनता है ना स्टूडेंट, वो बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसी को कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ओके, तो सैलिसाइलिक एसिड यहां पर बनता है मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और फर्दर जो यहां पर बना, ये सबसे पहले बन गया X और ये बन गया इसके केस में Y, और उसके बाद फर्दर AC2O। देखो AC2O किसको कहते हैं, AC2O का मतलब हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। AC2O जहां कहीं भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो AC2O का मतलब ये, AC का मतलब एसिटाइल, तो CH3CO, CH3CO इसी को 2 बार है, इसी को लिख दिया है AC2O, तो AC का मतलब एसिटाइल, CH3CO यही हो गया। और इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाना है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कभी भी रिएक्शन करवाते हैं इसका सैलिसाइलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो मैकेनिज्म इसका हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन जैसे ही होगा तो इसके केस में ये जो फिनॉल का OH है उसमें से O- को इसके ऊपर अटैक करा दो और बाहर कर दो O- को। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर दो इसको। पूरा मैकेनिज्म में आपने क्लास में जो सीखा है उसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हो टेस्ट में, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जितना आप क्लासरूम में सीखो हो मैकेनिज्म को, वो सारे मैकेनिज्म आपको टेस्ट में लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब आप क्लासरूम में पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं पूरा फुली मैकेनिज्म को, लेकिन जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जितना शॉर्टकट आप बना सकते हो उस आप स्टेप को चुनो। ठीक है, ज्यादा लेंथी प्रोसेस में जाओगे टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है, इसलिए ऐसे बता रहा हूं आपको। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करो, इसी O- के साथ ऐड कर देना है स्टूडेंट आप लोगों को COCH3, तो ये बन गया O के साथ COCH3, और उसके बाद इसमें COOH अपनी जगह पे रह गया, और साथ में क्या निकला CH3COO-, यही CH3CO- यहां से एक H+ को पिक करते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब ये साथ में जो निकलते हैं इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। इसी को कहा जाता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, और इसी एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को ही हम लोग एस्पिरिन कहते हैं, इसी को हम लोग एस्पिरिन कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। तो देख सकते हो पहले हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना लिया सोडियम फिनॉक्साइड, CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, और वो मेजर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, उसी को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। और याद रखना स्टूडेंट, जहां कहीं भी तुमको सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ दिया हुआ है, AC2O का स्ट्रक्चर ओपन करोगे ऐसा होगा, यही है, और Z यहां पर जो बनेगा तुमको वो एस्पिरिन बनेगा। इसका आंसर यहां पर हो जाएगा तुमको 4, देख लो 68 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 68 नंबर के बाद 70, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ दिया हुआ है इन एल्कोहलिक मीडियम। ध्यान रखना, कभी भी आप लोगों को एल्कोहलिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ रहता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस
इन एल्कोहलिक मीडियम रिएक्शन का पाथवे होता है स्टूडेंट E2। तो यहां पर आपको सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, और अभी आपको तुरंत बताया था जब विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस पढ़ा रहा था, कभी भी आपको एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड दिया हुआ है तो प्राइमरी के साथ SN2 होता है, सेकेंडरी टर्सरी के साथ E2 ही कंपीट करता है। और वैसे भी यहां पर सोडियम इथोक्साइड इन एल्कोहलिक मीडियम है, तो जहां कहीं भी एल्कोहलिक मीडियम दिया हुआ होता है स्टूडेंट, तो एल्कोहलिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेस कंपीट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ E2 पाथवे। और E2 का मतलब क्या हुआ, जहां से निकलेगा हेलोजन उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलेगा H+ साइमल्टेनियसली, इसी को E2 कहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा ओपन कर देता हूं, तो ये हो गया CH के साथ CH3, और इसके बाद CH के साथ एक हो गया क्लोरीन, और यहां पर हो गया एक CH3। उसके बाद तुम देखो ये है C2H5ONa, और साथ में यहां पर एक इथाइल एल्कोहल। हीट जैसे तुम लोग करते हो स्टूडेंट, इसमें रिएक्शन के जो पाथवे होंगे ना वो E2 हो जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? E2 जब होगा तो जहां से मैं निकाल रहा हूं Cl- को, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ यहां से निकालते हैं या H+ यहां से निकालते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट बनाओ पहले अकॉर्डिंग टू सेरजेव्स रूल। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये पहले हम लोगों को पहचानना है। CH3 और डबल बॉन्ड के साथ यहां पे हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH3। ये प्रोडक्ट यहां पर मेजर हो जाएगा। और अगर आप यहां से निकालते हो H+ को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा स्टूडेंट, CH3 CH CH3 और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट इसमें माइनर होने वाला है, क्योंकि सेरजेव्स रूल के मुताबिक जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन का संख्या ज्यादा है, यहां 1 2 3 है, अल्फा H 3 3 6 3 9 है, ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल एल्कीन यहां पर मेजर अमाउंट में बनेगा। इसलिए ये आपको X जो कहना है मेजर, वो मेजर हो जाएगा ये। उसके बाद हमको क्या करना है स्टूडेंट, इसके केस में ओजोलाइसिस करना है। तो जब ओजोलाइसिस यहां पे करने के लिए क्वेश्चन को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो जब हमको लिखा हुआ हो कहीं क्वेश्चन में O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, मतलब होता है ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस। या तो O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लिखा हुआ रहेगा, या फिर O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 लिखा हुआ है। अगर यहां पर लिखा हुआ रहता फर्स्ट में O3, सेकंड में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है रिडक्टिव ओजोलाइसिस, रिडक्टिव। लेकिन इसका मतलब जो हो गया, अब जैसे आपको दिया हुआ है H2O2, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस इसको कहा जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। और जब इसको ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस यहां पे करवाओगे तो क्या करोगे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लीवेज कर देना। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लीवेज करने के बाद अगर यहां पे जिंक मेटल होता, जिंक मेटल दिया हुआ रहता, जिंक मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता, तब तो यहां एक डाल देते ऑक्सीजन बन जाता एसीटोन, और यहां एक डाल देते ऑक्सीजन बन जाता CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी एसिटाल्डिहाइड। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है स्टूडेंट, तो सुनो क्या करना है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, तो वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर 2 H होता है तो बनता है CO2 प्लस वाटर, और अगर एक भी H नहीं होता है तो बनता है कीटोन। यानी कि इसके केस में तुमको इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक भी H नहीं है, यानी कि ये फॉर्मेशन करता है एसीटोन। और ये वाला पार्ट जो है जहां पे CH है, ये वाला पार्ट यहां पे फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तो कोई ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, एसीटोन प्लस इथेनॉल? ये तो होगा नहीं। इथेनॉल ये तब होता जब यहां जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता, मतलब रिडक्टिव ओजोलाइसिस होता। एसीटोन प्लस इथेनोइक एसिड, बिल्कुल यहां पे करेक्ट जा रहा है आंसर, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस आपको दिया हुआ है। आइसोब्यूटेनॉल ये तो होगा ही नहीं, उसके बाद आइसोब्यूटानोइक, ये मिथानोइक, ये सब तो होगा नहीं। आंसर इसका हो जाएगा आपको सेकंड। समझ में आ गया आप लोगों को? ये ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है। और जब भी कभी आपको ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस करने के लिए दिया हुआ रहता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस का मतलब हो गया फर्स्ट में O3 और सेकंड में अगर वहां पे आपको H2O2 या वाटर दिया हुआ है, सिर्फ जिंक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वाटर, सिर्फ H2O2, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस होता है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट एक साइड या दोनों साइड कम से कम एक H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 2 H है तो CO2 प्लस वाटर बनेगा, अगर एक भी H नहीं है तो कीटोन बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसकी बात करते हैं। ये आपको एल्काइन दिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 रिएक्शन करने के लिए दिया हुआ है स्टूडेंट। यहां पे आप जानते हो इसके केस में जब एक्सेप्टर लगा हुआ है, तो एक्सेप्टर लगा हुआ है तो यहां पे लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, ध्यान रखना। अगर इसके केस में डोनर लगा होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साइड, अगर एक भी साइड
अगर यहाँ एक्सेप्टर लगा हुआ है तो एक्सेप्टर जैसे ही लगा हुआ है इसमें अप्लीकेबल होता है अब एंटी मार्कोनी कैप्सूल, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट है मतलब यहां पर वाटर बहुत ज्यादा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वाटर जब इसके केस में आपको बहुत ज्यादा दिया हुआ है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है तो डाइल्यूट का मतलब हुआ कि वाटर यहां पे ज्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड कम है। तो क्वेश्चन में भले मेंशन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि इसके केस में वाटर है और वाटर को पहले हम लोगों को ब्रेक कर लेना है H+OH-। और इस साइड देख सकते हो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेफ्ट साइड में इधर इसमें NO2 लगा हुआ है, यानी कि इसके केस में आपको मार्कोनी कैप्सूल नहीं लगाना है। जो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट, जो आप एल्काइन चैप्टर में पढ़ते हो, उसमें जो हाइड्रोलिसिस करने के लिए दिया हुआ है वहां पर आपको लगा हुआ है मिथाइल यानी कि डोनर। जहां डोनर लगा होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साइड, दोनों साइड चाहे एक साइड डोनर लगा हुआ है, तब तो वहां पर हो जाता है मार्कोनी कैप्सूल। लेकिन अगर यहां पर एक्सेप्टर लगा हुआ है तो अब यहां पर लगेगा एंटी मार्कोनी कैप्सूल, और एंटी मार्कोनी कैप्सूल के मुताबिक निगेटिव पार्ट को वहां ऐड करते हैं जहां पे H का संख्या ज्यादा है। यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के इस कार्बन पे एक H है और इस कार्बन पे एक भी H नहीं है। यानी कि आपको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल काम करना है। सबसे पहले जो इसके केस में P बनेगा वो P ऐसा बनेगा कि ये NO2 अपनी जगह पे रहेगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, और एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जहां पर H नहीं है वहां पर पॉजिटिव पार्ट जाएगा H, और जहां पहले से एक H दिया हुआ है ना है स्टूडेंट, जहां पर एक H दिया हुआ है वहां पर जाकर के ऐड करेंगे निगेटिव पार्ट को। तो निगेटिव पार्ट एंटी मार्कोनी कैप्सूल के मुताबिक वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, अब पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, यहां तो है ही नहीं, वहीं पे जाएगा पॉजिटिव पार्ट। तो एक्सेप्टर जब भी लगा रहेगा वहां एंटी मार्कोनी कैप्सूल लगता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ध्यान रखिएगा। अब इसके केस में इनॉल फॉर्म बन गया, तो इनॉल फॉर्म जैसे ही बन गया तो इसके केस में अब हम लोगों को जो करना होता है वो करना होता है टोटोमेरिज्म। अब जब तुम टोटोमेरिज्म करोगे तो O के साथ जो हाइड्रोजन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो O के साथ H दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, और फिर ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होगा स्टूडेंट, और वही जो C- बनेगा वही C- यहां से H+ को पिक करता है, और जब H+ को पिक करता है तो ये फॉर्मेशन करेगा इसके केस में NO2, और साथ में ये यहां एक H पहले से था और एक H यहां से आएगा तो ये क्या बन जाएगा CH2। बात समझ में आ रहा है क्या, यहां पर एक H पहले से था, ये आया था वाटर वाला, और एक H+ यहां गया तो हो गया CH2, और फिर ये वाला क्या हो गया C डबल बॉन्ड O के साथ H हो गया, बात खत्म। ये पहले बन गया एल्डिहाइड, उस एल्डिहाइड के ऊपर डाला है क्या NaBH4 यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो पहले P बना हम लोगों को, ये वाटर यहां पर ऐड करते हैं एल्काइन में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कैप्सूल अगर एक्सेप्टर लगा हुआ है तो। उसके बाद जब तुमने सोडियम बोरोहाइड्राइड को डाला तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करके बनाता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये CH2 अपनी जगह पे रहेंगे और फिर इसमें फॉर्मेशन कर देता है स्टूडेंट प्राइमरी अल्कोहल। तो ये पहले तुम लोगों ने बना दिया एल्डिहाइड का रिडक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल। अब जो बना यहां पर Q, इस Q का रिएक्शन करवाना है फिर से एसिटिक एसिड के साथ। इसका मतलब तुम क्या समझे, ये हो रहा है अब एस्टरीफिकेशन, ठीक है। ये एक्चुअल में एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, आप जानते हो रिवर्सिबल होता है, और एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म होता है इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। जब भी कभी एस्टरीफिकेशन होता है स्टूडेंट तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में OH- निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH- निकलता है और अल्कोहल से निकलता है H+, और ये होने के बाद जो इसके केस में प्रोडक्ट बनेंगे ये NO2 का तो कुछ नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा स्टूडेंट। उसके बाद तुमको जो CH2 दिया हुआ है वो CH2 अपनी जगह पे रहेगा, और फिर यहां पर एक रह जाएगा CH2, और CH2 के साथ यहां पे रह जाएगा O के साथ यहां पे हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के साथ रहेगा एक CH3। देखो तो ऐसा कोई आंसर है क्या, ये NO2 है, CH2 CH2OH नहीं होगा, ये NO2 उसके बाद CH2 दो CH2 उसके बाद O और फिर C डबल बॉन्ड O CH3। अरे एस्टरीफिकेशन हो रहा है और कुछ नहीं, यहां से H+ निकाल रहा हूं, यहां से OH- निकाल रहा हूं, तो O के साथ आकर के ऐड कौन होगा COCH3। तो जब भी एस्टरीफिकेशन होता है तो एस्टरीफिकेशन के इसमें ध्यान रखना है H+ निकलता है अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH- निकलता है। इस तरीके से तुम लोगों को ध्यान रखना है कि 74 का आंसर यहां पर सेकेंड हो जाएगा। आगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान सा रिएक्शन है। बस ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे एल्काइन का जब हाइड्रोलिसिस करने के लिए दिया हुआ है तो पहले आप लोगों को अगर एक्सेप्टर लगा हुआ है तो एंटी मार्कोनी कैप्सूल हम लोगों को
अप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर डोनर लगा हुआ है तो मार्कोनी कैप्सूल के मुताबिक OH- नेगेटिव पार्ट वहां ले जाएंगे जहां H का संख्या कम है। लेकिन अगर एक्सेप्टर लगा हुआ है तो वहां पे एंटी मार्कोनी कैप्सूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट को वहां ले जाएंगे जहां H का संख्या ज्यादा है। तो पहले से जहां H था वहां OH- को ले गया, इसलिए एल्डिहाइड बना था, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसमें देखो बहुत ही आसान है, अरेंज इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन। कोई बात नहीं है, आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I - M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M के होते हैं, ठीक है। यही होता है, ये कॉन्सेप्ट जानते हो आप लोग। क्योंकि कोई एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होना चाहिए उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें एक फ्लोरीन है जो कि -I शो कर रहा है, इसमें 2 फ्लोरीन है जो कि -I शो कर रहा है, तो -I का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। इसमें 3 फ्लोरीन है ना, 3 फ्लोरीन है, CF3 है, तो -I का मैग्नीट्यूड और सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया C, उसके बाद B, उसके बाद A, और यहां तो मिथाइल है। मिथाइल कौन सा इफेक्ट लगाता है? +I, इसलिए सबसे कम स्टेबल तो D हो जाएगा, यानी कि 78 का आंसर यहां पर फर्स्ट हो जाना चाहिए। आसान है ना, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है स्टूडेंट, इसमें आपको 83 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोगों को दिया है एक इथाइल ब्रोमाइड, और इस इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ये रिएक्शन हम लोगों को दिया तो करना क्या है, सबसे पहले कार्बन ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके बीच में डालना है एक मैग्नीशियम को, यानी कि ये फॉर्मेशन जो करते हैं इसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम लोग कहते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट, और इस ग्रिनार्ड रिएजेंट को यहां पर X रख दिया नाम। इसका रिएक्शन करवाना है हम लोगों को फॉर्मल्डिहाइड के साथ। आप जानते हो कि जब भी कभी आप लोगों को इस प्रकार से दिया हुआ रहता है स्टूडेंट ग्रिनार्ड रिएजेंट, और ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ अगर करने के लिए देता है, उसका मैकेनिज्म का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, और ये अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल, और अदर एल्डिहाइड के साथ बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ बनता है टर्सरी अल्कोहल। तो कैसे होगा, ये CH3 CH2 आकर के ऐड हो रहा है यहां पर, तो 2 इसके पास हाइड्रोजन है, तो 2 H है, तो इसको ओपन कर दिया CH2, और फिर यहां पे O- के साथ जो चला जाएगा Mg + Br, ऐसा कर देंगे। और फिर जो बना इसके केस में ना स्टूडेंट, ये Y बन गया, और Y का करना है मेरे को हाइड्रोलिसिस। तो जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे, इसको ब्रेक कर दो, H+ और OH-, सही है। और इसके बाद ये जो O- है ना, वही O- वाटर के H+ को पिक करेंगे, और वाटर के H+ को पिक करने के बाद ये फॉर्मेशन करते हैं CH3 CH2 CH2 OH, और साथ में ये जो Mg+ है वो OH- को पिक करेगा, बाहर हो जाएगा MgOH Br। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन 1-ऑल। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल इसी का नाम होता है ना, इसी को हम लोग कॉमन नेम में जो कहते हैं स्टूडेंट उसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। आसान सा क्वेश्चन हो गया ना। तो देखो जितने कार्बन का आपको ग्रिनार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर तुम फॉर्मल्डिहाइड के साथ करोगे तो जितने कार्बन का ये ग्रिनार्ड रिएजेंट है उससे एक ज्यादा कार्बन का बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। बात खत्म। प्रोपेनॉल ये तो एल्डिहाइड हो गया, होगा नहीं। ब्यूटेनॉल ये तो होगा नहीं इसके केस में, क्योंकि 2 कार्बन का ये है, 1 कार्बन ये आएगा, 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा नहीं। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल ये भी कहना गलत है, और इसका आंसर 83 का आंसर यहां पर आपको फर्स्ट आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्वेश्चन एल्कोहल वाले चैप्टर में। 85 में कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, बिल्कुल है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बातें करूं तो एक आपको दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल, इसी को कहा गया है इथेनॉल। कह रहा है कि हायर देन मिथॉक्सी मीथेन, ओके। तो मिथॉक्सी मीथेन ये हो गया ईथर। तो जानते हो यहां पर बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड बन रहा है इसके केस में। तो जब H बॉन्ड बन रहा है तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इसमें ज्यादा होगा, इसको सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन मिथॉक्सी मीथेन, यानी कि ईथर से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल का। उसके बाद रीजन में कह रहा है द इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन इथेनॉल एंड इज अब्सेंट इन मिथॉक्सी मीथेन। बिल्कुल करेक्ट हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल करेक्ट है। तो 85 का आंसर थर्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 के बाद आते हैं
89। ये तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। जो आपको कॉमन नेम दिया हुआ है वो बॉक्स बना करके उसमें सब नेमिंग का क्वेश्चन है। द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग कोरस्पॉन्डिंग टू कॉमन नेम। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ है इथॉक्सी बेंजीन। तो इथॉक्सी बेंजीन किसको कहते हैं? इथॉक्सी बेंजीन कहते हैं ये इथॉक्सी बेंजीन, ये हो गया आईयूपीएसी नेम। इसी का जो कॉमन नेम होते हैं स्टूडेंट, इसी को हम लोग फेनिटोल कहते हैं। करेक्ट है। उसके बाद मिथॉक्सी बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन ये हो गया, और मिथॉक्सी बेंजीन को ही हम लोग कॉमन नेम में एनिसोल कहते हैं। करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल ये आईयूपीएसी नेम है, तो ब्यूटेन टू ऑल ये हो गया, और इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसको हम लोग कह सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। तो देखो 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल का स्ट्रक्चर ये होता है, और इस 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल का जो कॉमन नेम होता है स्टूडेंट, इसको कहा जाता है एक्चुअल में टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल होता है स्टूडेंट 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, जबकि ये कह रहा है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। आपको पता है क्या? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये होता है, आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर ये होता है, और इसका आईयूपीएसी नेम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ओके, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहां पे 4 हो जाएगा। ये आपको इनकरेक्ट मैचिंग दिया हुआ है। ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर ये है जिसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, जबकि इसमें कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। करेक्ट है ना। अब देखो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईथर का क्वेश्चन है। ये द प्रोडक्ट ए एंड बी इज क्या बन सकता है? देखो स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। जब भी कोई ईथर इस तरह से आपको दिया हुआ है, कोई भी ईथर इस तरह से दिया हुआ है जिसमें कि ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल है, तो अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल है, तो इसमें आपको रिएक्शन जो होता है वो SN2 पाथवे से होता है, और SN2 पाथवे से होता है तो न्यूक्लियोफाइल X माइनस उस डायरेक्शन से अटैक करेगा जहां पे क्राउडिंग कम है। मतलब जो छोटा वाला एल्काइल होता है वो बनाता है एल्काइल हैलाइड, और बड़ा वाला बना देता है एल्कोहल। मतलब वो सब छोटा बड़ा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड होगा तो SN2 पाथवे होगा, न्यूक्लियोफाइल X माइनस अटैक ऑन लेस क्राउडेड एल्काइल। लेकिन अगर ईथर में बीच में जो ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड में से एटलीस्ट वन साइड अगर टर्सरी एल्काइल है या बेंजाइल है या एलाइल है, क्या बोला मैंने? ईथर के ऑक्सीजन के दोनों साइड में से किसी भी एटलीस्ट वन साइड अगर टर्सरी एल्काइल है, बेंजाइल है या एलाइल है, तो वहां रिएक्शन का पाथवे होता है SN1 और बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और फिर देखेंगे कि लेफ्ट और राइट में जो एल्काइल है किस साइड ज्यादा स्टेबल बन रहा है कार्बोकैटायन, और न्यूक्लियोफाइल X माइनस उस डायरेक्शन से अटैक करेगा जहां पर मोर स्टेबल बनेगा कार्बोकैटायन। यहां पे क्राउडिंग हम लोग नहीं देखते हैं जब SN1 होता है, तो यहां देखते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी। तो यहां पे जो आप देख सकते हो, एक साइड इधर है आपको दिया हुआ, जो इसमें ये दिया हुआ है स्टूडेंट, इधर है प्राइमरी एल्काइल, लेकिन इधर कितना डिग्री है? टर्सरी है, क्योंकि इधर CH3 है, मिथाइल है, ये है, तो इसमें आपको टर्सरी एक तरफ है। तो टर्सरी जैसे दे दिया, इसका मतलब हीट करोगे तो रिएक्शन का पाथवे जो होगा स्टूडेंट इसमें SN1 होगा। SN1 जब होगा तो इसके केस में आपको करना क्या है? सबसे पहले इस बातों को ध्यान दीजिएगा कि इसमें H+ को ऐड करना है। H+ कौन देगा? H+ देगा इसमें HI। तो ये जो HI है यही पहले ब्रेक करता है, और HI H+ देकर के ईथर के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। यानी कि तुमको यहां पर सबसे पहले ऐसा करना होगा स्टूडेंट, जिसमें कि ये Me वगैरह जो दिया हुआ है, इसके बाद इसमें दिया हुआ है ऑक्सीजन, और इसके बाद इसमें ऐसा दिया हुआ है, इसमें एक मिथाइल, और फिर ऊपर एक मिथाइल दिया हुआ है और नीचे भी एक मिथाइल दिया हुआ है। और सॉरी, इसमें थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक हो रहा है। इसके केस में ऐसा हम लोगों को करना चाहिए जिसमें कि दिया हुआ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से हमको डायरेक्ट टर्सरी कार्बन दिया हुआ है, और फिर इसमें इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें कि एक है, इसमें एक दिया हुआ मिथाइल। ठीक है, तो पहले इसमें O के साथ ऐड करके H+ यहां पे बना दोगे। ठीक है, H+ को ऐड करके O+ बना दोगे। अब ये देख सकते हो एक साइड टर्सरी है, तो जब एटलीस्ट वन साइड टर्सरी है तो होगा SN1, बनाओगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो सोचो खुद, कहां पे कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनेगा?
टर्सरी वाला कि प्राइमरी वाला? इधर देख सकते हो 1 2 3 कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन लिखा, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है, लिख दिया। ये ओपन होगा किस डायरेक्शन से? ओपन होगा इस डायरेक्शन से, और इस डायरेक्शन से ओपन होगा तो कार्बोकैटायन यहां पे मोर स्टेबल बनेगा। इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं स्टूडेंट, CH3 और यहां पे CH2 और फिर CH2 के साथ क्या आ गया? OH। और इसके केस में यहां पे जो बना, इधर से लिख देता हूं इसको मैं ओपन करके थोड़ा सा, CH3, उसके बाद हो गया CH2, C के साथ यहां पर हो गया CH3 और फिर यहां पे एक और CH3 है, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो एक लाइन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? एक लाइन में तुम सॉल्व कर सकते हो कि यहां पे इसको ब्रेक करेंगे इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से ब्रेक करने के बाद जो यहां कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्सरी बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा, और I- जो न्यूक्लियोफाइल I- है वो अटैक करेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर, यानी कि इसके केस में एल्कोहल जो बन जाएगा वो प्राइमरी वाला बन जाएगा, लेकिन आपको यहां पर जो बनने वाला है एल्काइल हैलाइड वो टर्सरी वाला बनेगा, CH3 CH2 CH3 एंड CH3 और एक हो जाएगा आयोडीन, ऐसा बनेगा। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? CH3 CH2 CH2 OH, ओके, CH3 CH2 CH2 OH आ गया, यहां पर आ गया CH3 C CH3 I CH2 CH3, बिल्कुल करेक्ट। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहां पे टर्सरी में बना दिया है एल्कोहल, गया काम से। इसमें आपको आयोडीन दोनों में दे दिया है, जबकि एक्सेस HI नहीं लिखा है। अगर इस क्वेश्चन में एक्सेस HI लिखता तब तो ये आंसर जा सकता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और वैसे भी इसमें 1 2 3 कार्बन है। अगर एक्सेस HI देता तो आंसर हो सकता था, लेकिन जो दिया हुआ है 1 आपको HI दिया हुआ है, तो 1 HI दिया हुआ है, तो एक बनेगा एल्कोहल, एक बनेगा एल्काइल आयोडाइड, और आयोडाइड कहां जाएगा? I- वहां जाएगा जहां पे बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि यहां पर एटलीस्ट 1 टर्सरी एल्काइल दिया हुआ है। रिएक्शन का पाथवे SN1 होता है स्टूडेंट, और जब SN1 होता है तो देखा जाता है किस साइड कार्बोकैटायन बनेगा मोर स्टेबल, और ये SN1 कब होता है? जब दोनों साइड में से एटलीस्ट 1 साइड टर्सरी एल्काइल या बेंजाइल या एलाइल होता है तब। दोनों साइड अगर प्राइमरी या सेकेंडरी होता है तो SN2 होता है, वहां देखा जाता है कि कहां क्राउडिंग कम है उस साइड जाएगा न्यूक्लियोफाइल X-, बात खत्म। 93 का आंसर हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन बाय reacting with concentrated phosphoric acid H3PO4 the second step of the reaction is, अरे सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, ये बहुत आसान है। जैसे कि मान लो कोई भी आपको एल्कोहल दिया हुआ है, ओके, ये CH3 है, CH के साथ CH3 एंड OH है। सबसे पहले क्या करते हैं, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हम लोग हीट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड देता है H+, ओके, और ये ब्रेक होकर के HSO4- कंजुगेट बेस बाहर होता है, और ये जो एल्कोहल का OH है पहले उसका होता है प्रोटोनेशन, और जब इसका हम लोग प्रोटोनेशन करते हैं स्टूडेंट, ये फॉर्मेशन करते हैं CH3 और ये बन जाता है इसके केस में H2O+। ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद तुमको ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहां पे आपको डिहाइड्रेशन दिया हुआ है एल्कोहल चैप्टर में, उसी का क्वेश्चन है। तो दूसरे स्टेप में यहाँ पे क्या करते हैं, H2O को बाहर करते हैं, और H2O को बाहर करने के बाद इसमें जो फॉर्मेशन करते हैं आपको, वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। जो भी कार्बोकैटायन मतलब बन सकता है, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, जो भी बन सकता है। उसके बाद अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन सकता है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अब इस कार्बोकैटायन बनने के बाद बगल वाले कार्बन से H+ निकलता है, और जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ जब निकला तो इसमें से फॉर्मेशन कर देता है आपको प्रोपीन, और साथ में यहां पर HSO4- जो यहां पर कंजुगेट बेस बचा हुआ था वही बगल में से H+ को पिक करके निकाल देता है H2SO4। यानी कि जो सेकेंड स्टेप आपको पूछ रहा है कि करना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करना है। तो ये जो लिख रहा है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो हो गया आपको, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। यानी कि आपको 100 का आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। और आई थिंक यहाँ पर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, डिस्कस कर लिया इसको। अब कुछ कोई क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, और इसका आंसर आपको जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन था उसमें कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से हटके आपको सिखाने के लिए नए कॉन्सेप्ट को दिया गया था, उसको आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे दिया है। और एनसीईआरटी के जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा क्वेश्चन है उसको छोड़ करके जो भी आपको नीट एग्जाम के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।